तो ये भी कार्डियक अरेस्ट में बदल सकता है। बट कार्डियक अरेस्ट के और भी कॉजेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऐसे कार्डियक अरेस्ट मतलब अचानक से रुके हुए हृदय से अपने शरीर में ब्लड की सप्लाई सारे अंगों को नहीं जाती है, विशेषतया ब्रेन को नहीं जाती है। और आप और हम जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यहाँ पर अलर्ट और कॉन्शियस स्टेट में है, ये अपने ब्रेन की वजह से है। यदि अपने ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ग्लूकोज नहीं जाएगी, तो ये पर्सन है अचानक से यहीं पर गिर पड़ेंगे। और आपके सामने यदि कोई पर्सन कुछ भी काम करते हुए अचानक से गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उस टाइम अपन क्या करेंगे यही अपन देखने वाले हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई पर्सन यहाँ पे गिर गए हैं, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे सीन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है कि जब आप उस पर्सन के पास जा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर विक्टिम की सुरक्षा है, फिर आसपास के सीन की सुरक्षा है। यदि इनको करंट लगा है तो आपको स्विच बंद करना पड़ेगा, इनको लकड़ी से टीयर करना पड़ेगा। यदि यहाँ कोई जहरीला जानवर है तो हटाना पड़ेगा। यदि इनका एक्सीडेंट हुआ है रोड के बीच में, आपको इनको साइड में लाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज होती है कि जो भी सदस्य है वहाँ पर कोई डेंजर नहीं होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। अब आप इनके पास पहुंच गए हैं, आपने देखा आसपास की जगह सुरक्षित है और आप इनको बचा सकते हो, तो आपको जो भी पर्सन है उनको एक ऐसी जगह शिफ्ट करना है जो कि हार्ड हो, इवन हो एवं स्मूथ हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि हमने सीपीआर बोर्ड यहाँ पे रखा है। यदि पेशेंट बेड पर है, वहाँ पर ऐसी स्मूथ हार्ड सरफेस नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी सीपीआर बोर्ड वहाँ पे रख सकते हैं और पेशेंट को पीठ के बल इस तरीके से लिटा सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज है जो जन सामान्य है वो सोचते हैं यदि ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, वो खत्म हो जाएगा तो हम पर केस बन सकता है, पुलिस इंक्वायरी हो सकती है। यदि हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हॉस्पिटल में हमारे से ही पूछताछ हो सकती है। तो इसमें भारत सरकार का एक गुड सैनिटेरियन लॉ है जो ये कहता है कि आपको, ये आपकी चॉइस है, आप पेशेंट को यदि बचा रहे हैं तो आपका कोई पुलिस केस नहीं होगा। यदि आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आपसे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, वहाँ रुकना नहीं रुकना, पुलिस को बयान देना नहीं देना, ये आपकी चॉइस है। और भारत सरकार की एक राहवीर योजना है जिसके तहत जो भी व्यक्ति ऐसे लाइफ सेविंग एक्ट करता है, पेशेंट को हॉस्पिटल की इमरजेंसी में छोड़ के आता है, अस्पताल प्रशासन की तरफ से 25,000 का इनाम दिया जाता है। साल भर में ऐसे काम करते तो 1 लाख का इनाम दिया जाता है। हमको जन सामान्य को जागरूक करना चाहिए कि ऐसे मामलों में आगे आकर आप जान बचा सकते हैं। चाहे सीपीआर से पर्सन नहीं बचे, बट आपका एफर्ट यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो पहला स्टेप अपन ने देखा, सीन सेफ्टी, जगह सुरक्षित है, एक ऐसी हार्ड सरफेस पर अपने शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो अपना हार्ट है वो आगे के स्टर्नम और पीछे के स्पाइन के बीच में है। जब स्टर्नम और स्पाइन के बीच में आप रुके हुए हार्ट को बाहर से दबाने वाले हो तो ये सरफेस हार्ड होनी चाहिए, इसलिए हमने ऐसी बात की है। इसके बाद हम देखेंगे कि कहीं जो भी पेशेंट है वो गहरी नींद में तो नहीं है, कहीं गहरे नशे में तो नहीं है, तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्स चेक करेंगे। जो शोल्डर है उस पर डबल टैप करेंगे और पूछेंगे आपका नाम बताओ, क्या आप ठीक हो, आंखें खोलिए, बोलिए। यदि पर्सन कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करता है तो अनकॉन्शियस तो है ही, वो अब अनरेस्पॉन्सिव है। और यदि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है तो आप उनका हाथ पकड़ेंगे, पूछेंगे कि आप मेरा हाथ जोर से पकड़ो यदि सुन पा रहे हो, क्योंकि कहीं बार पेशेंट में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बोल पाए, हाथ उठा पाए। तो यदि वो स्क्वीज करेगा तब भी आपसे समझ में आएगा। और उसके बाद अपने को पता चल गया है ये अनरेस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस है, तुरंत ही सहायता के लिए बुलाना है। देखो यहाँ पे कोई पेशेंट गिर गया है, बेहोश हो गया है, आप में से जो भी यहाँ आ सके यहाँ पे आइए, फटाफट इसकी सहायता कीजिए। और इतनी सारी भीड़ आपके पास आ गई है तो आपको इशारा करके बोलना है कि आप 108 में फोन लगाइए, आप एईडी की मशीन लेके आइए, आप इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिवेट कीजिए। यदि हॉस्पिटल में है तो वहाँ पर अपन कोड ब्लू बोलते हैं, वहाँ का फोन उठा के हम कोड ब्लू, 2nd फ्लोर आईसीयू, ये वाला बेड, ये वाला पेशेंट अनकॉन्शियस, अनरेस्पॉन्सिव, पूरा बोला जाता है। कोड ब्लू का अलग फोन होता है, जैसे ही वो फोन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, रिसेप्शनिस्ट पूरे हॉस्पिटल में कोड ब्लू बोलता है। ये हमने टर्म्स क्यों बनाई, ताकि पब्लिक में पैनिक नहीं हो कि क्या हो गया। इसी तरीके से कोड रेड आग के लिए होता है, यदि आप ऐसे बोलोगे आग लग गई, तो वहाँ पे भगदड़ मच सकती है, उससे पैनिक क्रिएट हो सकता है, इसलिए हॉस्पिटल में अपन कोड ब्लू बोलते हैं। तो हमने पहला चीज सीन सेफ्टी की, फिर रेस्पॉन्स चेक किया, फिर शाउट और हेल्प किया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एईडी के लिए यहाँ पे बुलाया है। अब जो एईडी की मशीन है
इसका नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब आप बड़े मॉल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पर ऐसा AED का एक जगह होती है जहाँ पर मशीन रखी होती है। इसका पर्पस यही है, यदि कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल टर्म से नहीं है, तब भी इसको काम में लिया जा सकता है। आपको पता है हार्ट एक मोटर है, जैसे मोटर बिजली से चलती है वैसे ही हार्ट भी बिजली से चलता है। हार्ट के अंदर एक छोटा सा प्रेस मेकर होता है जो करंट बनाता है। अब यहाँ यदि पंखा चल रहा है, हम स्विच बंद कर दें तो पंखा नहीं चलेगा, बट वही करंट हम बाहर से लेके चालू कर सकते हैं। उसी के लिए AED मशीन है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इस तरह की मशीन है, जब आप इसे ऑन करेंगे ये खुद ही बताएगी कि करना क्या है। तो आप काफी आसानी से शुरू के 3 मिनट में, यदि AED मशीन है तो आप इसको लगा के ये वाला करंट देके आप पेशेंट को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमने 3 स्टेप कर ली है। अब टाइम यहाँ से शुरू होता है, टाइमर यहाँ से शुरू होता है। टाइम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब समय का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जितना टाइम हम खत्म करेंगे, हर मिनट पेशेंट के ब्रेन के डेड होने के चांसेस 10% से बढ़ते जाएंगे। 10 मिनट के बाद चाहे कुछ भी हो, आप पेशेंट को नहीं बचा सकते। 10 मिनट के अंदर हम ही उसके सामने होंगे। यदि हमने यहाँ पे कंप्रेशन दे दिया, हार्ट को चालू रखा, तो पेशेंट के सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि हम ऐसे एक पेशेंट को बचाते हैं तो पूरी जनरेशन सेव होती है। यदि हम फैमिली में किसी को बचाते हैं, यदि हम डॉक्टर्स को बचाते हैं, पेशेंट सेव होते हैं। इसी तरीके से किसी विद्यार्थी को बचाते हैं तो पूरा स्कूल सेव होता है। तो आप ये नहीं सोचिए आप एक ही चीज को बचा रहे हैं, आप ऐसे महत्वपूर्ण इंसान को बचाने जा रहे हैं जिसके आसपास पूरी जनरेशन काम कर रही है। तो इसके बाद 10 सेकंड के अंदर ही हम इसकी पल्स देखेंगे और ब्रीथिंग देखेंगे। यहाँ पर जो पल्स है वो कैरोटिड पल्स देखी जाती है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा, ये जो 3 फिंगर है अपने यहाँ पर लगाएंगे। जो विंड पाइप है इसके साइड में, जो एंगल ऑफ द माउथ के बीच में जो जगह है, यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको धड़कन सुनाई देगी। ये कैरोटिड पल्स है। जब इमरजेंसी में किसी की हार्ट रेट 60 से कम होती है तब भी ये पल्स मिलती है, हार्ट के काफी पास है, इसलिए आप कैरोटिड पल्स इस टाइम चेक करेंगे। जिस टाइम आप पल्स चेक कर रहे होंगे उसी टाइम आप सीने की तरफ देखेंगे, क्या चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है। आप नाक के पास सुनेंगे, क्या नाक से हवा आ रही है। तो लुक, लिसन एंड फील, आप कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली आप देख रहे हैं कि क्या सीना ऊपर हो रहा है, क्या नाक से हवा आ रही है, क्या पेशेंट क्या यहाँ पे चेस्ट मूवमेंट कर रहा है। यदि पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि पल्स कौन बनाता है। पल्स ये हार्ट बनाता है। पल्स नहीं है मतलब हार्ट नहीं है, मतलब कार्डियक अरेस्ट है। और हार्ट रुक गया है तो ब्रेन नहीं चलेगा, हार्ट को चलाना पड़ेगा। पिछले 50 साल में एक ऐसे प्रोसीजर की खोज हुई है जिसमें आप नॉर्मली जो जिंदा इंसान में हार्ट चलता है वो आप बाहर से चला सकते हो। कंप्रेशन देके वो कैसे चलाएंगे अभी अपन देखने वाले हैं। तो 10 सेकंड से ज्यादा में नहीं देखना। नहीं पता चल रही पल्स ब्रीदिंग तो फटाफट से आपको चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब चेस्ट कंप्रेशन कैसे स्टार्ट करना है, यदि आपके पास पेशेंट का बेड है, CPR बोर्ड लेके आपको बेड पे ही चढ़ जाना है। यदि नीचे पेशेंट है तो आपको ग्राउंड पे बैठना पड़ेगा। आपका जो वेस्ट वाला एरिया है, कमर है, वो पेशेंट के चेस्ट से ऊपर होनी चाहिए। तो इसीलिए हम प्रोसीजर को आपके सामने वापस बताएंगे कि कैसे आपको एक्चुअल में कंप्रेशन देने के। यहाँ पर इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो कोशिश है वो क्वालिटी CPR है। तो हम जहाँ पर पेशेंट रहेगा वहीं पर यहाँ पे बैठेंगे। इस तरीके से हम प्रोसीजर बताएंगे। यहाँ पर हम आगे हैं, ये पेशेंट है, घुटनों के बल आपको बैठ जाना है। घुटनों के बल आप बैठेंगे पेशेंट के एक सरफेस पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीने के बीचों बीच दोनों निपल्स के बीच में लाइन, ये लाइन, यहाँ पर एक हड्डी है। यदि आप खुद भी देखेंगे तो अपने यहाँ पे एक सेंट्रल बोन है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। उसका जो सबसे लोअर पार्ट है, लोअर 1/3 पार्ट है, उसके पीछे आपका हार्ट है। तो वहीं हम कंप्रेस करेंगे। ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, प्लेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखेंगे कि पोजीशन, अपना जो हैंड है आप कोई सा भी हाथ ले सकते हैं और दूसरा हाथ जैसे पीछे रखेंगे। और ये वाला जो हील पार्ट है ये एक्चुअल में कंप्रेशन यहाँ पे देने वाला है। अब आपका जो हाथ है इस तरीके से बनेगा, एल्बो बेंड नहीं होंगे, नहीं तो आप बैक की मसल को यूज कर सकते हैं। आप पेशेंट की रिब्स को तोड़ सकते हैं। रिब्स चाहे टूट जाए वो सही हो जाएगी, बट पेशेंट का हार्ट रुका हुआ 10 मिनट तक नहीं चलाया तो आप संभाली हुई रिब्स से पेशेंट की जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे किस तरीके से हाथ बनाएंगे। मेरा आग्रह रहेगा आप भी ऐसे हैंड बनाए
ताकि हम सही प्रोसीजर सीख पाए। इसी तरीके से एल्बो बेंड नहीं होंगे, घुटनों के बल बैठेंगे और इस तरीके से अपन यहाँ आएंगे। तो ये जो शोल्डर है वो जो है हाथ है इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारे जो बॉडी वेट है उससे हम कंप्रेशन देने वाले हैं, न कि केवल हम बॉडी वेट से कंप्रेशन दे रहे हैं। कितना कंप्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि ये जो डायमीटर है ये 1/3 तक अंदर जाए, ये जो सीना है 1/3 तक अंदर जाए, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर तक ये दबे, तभी तो आपका हार्ट कंप्रेस होगा। हार्ट का मॉडल तभी तो हार्ट यहाँ पे कंप्रेस होगा। और जब आप यहाँ पे हार्ट को कंप्रेस करेंगे तो यहाँ का खून पूरे शरीर में जाएगा, तो वापस आपको हार्ट को भरने के लिए रिकॉइल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, फिर कंप्रेस करना पड़ेगा, फिर रिकॉइल के लिए टाइम देना पड़ेगा। और ये इतना फास्ट होना चाहिए जितना फास्ट नॉर्मली हृदय पंप करता है। आपको पता है अपनी हार्ट की रेट 60 से 100 होती है, तो इमरजेंसी कंडीशन में हम हर सेकंड में 2 बार 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन देते टाइम हम बोलते जाएंगे, क्योंकि जब 30 कंप्रेशन होंगे तो यहाँ पर ब्रीदिंग दी जाएगी। और ब्रीदिंग में यदि आप हेजिटेट हैं कि पेशेंट के माउथ में ब्लड है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप नहीं भी दे सकते हो। जितना भी ब्लड में ऑक्सीजन है वही घूमती रहेगी, बट जस्ट कंप्रेशन देने से पीछे नहीं हटना चाहिए यहाँ पर। तो हम देखेंगे कैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक बार कंप्रेशन यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे हम पोजीशन देख रहे हैं, ये एल्बो स्ट्रेट है, घुटने के बल बैठे हैं, 6 सेंटीमीटर तक यहाँ पे कंप्रेशन है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। जैसे ही 30 कंप्रेशन होंगे, ये इसलिए बोल रहे थे जो भी कंप्रेशन देंगे वही बोल रहे होंगे, ताकि 30 होते ही जो इधर वाले एंड पे है वो अलर्ट हो जाए। अब यहाँ पर हम जो भी है पेशेंट उसकी नाक को बंद करेंगे, एक मिनट, नाक को बंद करेंगे, सांस खींचेंगे, नाक को बंद करेंगे और पूरा होल्ड बनाते हुए माउथ टू माउथ ब्रीदिंग डिलीवर करेंगे। अब जब आप इनको सांस देंगे तो इनका सीना ऊपर आना चाहिए, जो 50 ml का टाइडल वॉल्यूम है वो डिलीवर होना चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं ये वाला प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल में आपके पास यदि इस तरीके का एम्बुबैग रहता है तो आप वो ला सकते हैं। ये इसमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इस तरीके से यहाँ पे तो इस तरीके का एम्बुबैग होता है। इसमें जो नेरो पार्ट है वो आप नोज पर रखेंगे, चिन माउथ नोज ऐसे करके भी आप यहाँ पे एम्बुबैग से 1 सेकंड में 1 ब्रीदिंग, दूसरे सेकंड में 2 ब्रीदिंग, मतलब दो जो आप सांस देंगे उसमें 1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। और आप एक CPR मास्क भी रख सकते हैं जो वहाँ रखा है इस तरीके का, इसके थ्रू भी आप ब्रीदिंग डिलीवर कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं, फिर भी ब्रीदिंग नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेशन यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही 2 ब्रीदिंग डिलीवर होगी वापस से कंप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो क्वालिटी CPR है उसमें क्या क्या चीजें आती है, पुश हार्ड, मतलब हर सेकंड में 2 बार और 1 मिनट में 100 से 120 बार। उसके बाद होता है पुश फास्ट, और पुश हार्ड में अपन ये भी देखेंगे कि 6 सेंटीमीटर तक नीचे जाना चाहिए, चेस्ट रिकॉइल का टाइम देना चाहिए और मिनिमाइज इंटरवेंशन, यहाँ पे इंटरप्शन, बीच में रुकना नहीं है। कोई भी यहाँ पे आ गया बातचीत करने में, किसी भी चीज में 10 सेकंड से ज्यादा आपने वेस्ट किए, वापस से ब्रेन यहाँ पे खत्म होने की कंडीशन में चला जाता है। अब यहाँ पे 30 कंप्रेशन, 2 साइकिल, 2 ब्रीदिंग, ऐसे 5 साइकिल पूरे करेंगे। इसमें 2 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद आप वापस से ब्रीदिंग और पल्स चेक करेंगे। जो भी रेस्क्यूअर है हो सकता है वो थक जाए, क्योंकि इतने हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशन में कोई भी थक सकता है। तो जो भी पास में जो भी यहाँ पे होंगे उनसे आप कंप्रेशन यहाँ पे दिलाएंगे। और ये तब तक चालू रहेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए, आप इतने ज्यादा नहीं थक जाए या फिर AED की मशीन नहीं आ जाए। अब अपने पास AED की मशीन आ चुकी है। इसके जो 2 पेड होते हैं उसको कैसे लगाते हैं, पहले तो सीना गीला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। इस मशीन के अंदर ही ट्रिगर आती है, उससे अपन हेयर को यहाँ पे शेव कर लेंगे ताकि इसका अच्छा कॉन्टेक्ट यहाँ पे बने। उसके बाद इसके 2 पेड होते हैं, इसी पे ही लिखा होता है कि पेड को कहाँ पर कनेक्ट करना है। एक पेड को राइट इंटीरियर में, दूसरे को लेफ्ट लेटरल में। जो यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम और क्लेविकल है इधर राइट इंटीरियर में। दूसरे को मिड एक्सिलरी लाइन में, निपल के साइड में, यहाँ पर अपन कनेक्ट करेंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। मशीन ऑन है बट कंप्रेशन यहाँ पे चालू रहेंगे जब तक मशीन नहीं बोले कि आप यहाँ से दूर हट जाइए। तो हम यहाँ पे मशीन को ऑन करने वाले हैं और आप देख रहे हैं मशीन खुद ही बोलेगी करना क्या है। हार्ट रिदम एनालिसिस हो रही है, क्या शॉक से सही हो पाएगी या नहीं। पेशेंट को टच नहीं करना है,
शॉक एडवाइस किया है, चार्ज हो रही है, स्टे क्लियर, सबको दूर हो जाना है। और ये शॉक को डिलीवर किया है, तुरंत से कंप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट सीपीआर, ये बीट जो बोलेगी वैसे ही यहाँ पे कंप्रेशन चलेंगे। ये कंप्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे पूरे वापस से 120 कंप्रेशन चलेंगे, ये वापस से एनालाइज करेगी, फिर शॉक डिलीवर करेगी। अब इसमें अपन एक चीज समझते हैं कि कब शॉक यहाँ पे काम में आएंगे। तो जैसे हम देखते हैं, अपना जो हृदय है वो अचानक से रुक गया है। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो एसिस्टोल में चला गया है, मतलब बिल्कुल ही रुक गया, या फिर ये अरिथमिया में चला गया हो, मतलब इतना सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है बट इसे फड़फड़ कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है बहुत कम इसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, वो इतने नहीं हो रहे हैं कि खून को पूरे शरीर में अच्छे से भेज पाए। तो यदि ऐसे हार्ट ऐसे फड़फड़ कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, मतलब अरिथमिया में है, यहाँ पे मैं बात करूं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये दोनों शॉकेबल रिदम होती है। यदि थोड़ा बहुत भी हार्ट में वाइब्रेशन है, आप ये शॉक देके उसके करंट को नॉर्मलाइज कर सकते हो। बट यदि ये मशीन बोलती है रिदम शॉकेबल नहीं है, मतलब एसिस्टोल है, ईसीजी में लगभग प्लेट लाइन है या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे इंजेक्शन डिलीवर करते हैं, जिसमें लाइफ सेविंग इंजेक्शन आते हैं। इंजेक्शन एड्रेनालिन आता है, 1 mg अपन देते हैं, आईवी या इंट्राओनियस देते हैं, हर 3 से 5 मिनट में रिपीट करते हैं। यदि पेशेंट का पल्स 60 से कम है, बीपी काफी ज्यादा कम है, सिस्टोलिक 70 से कम, तो हम एट्रोपिन देते हैं, उसका भी मैक्सिमम 3 mg दे सकते हैं। यदि पेशेंट को वीटी या वीएफ है तो बाद में हम उनको पेशेंट को अम्यूडोरिन एंड लिग्नोकेन के इंजेक्शन लगाते हैं। साथ ही साथ यदि एसिस्टोल है, शॉक की मशीन काम नहीं आ पा रही है, पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया है, तो हमको देखना है कि कौन से रिवर्सिबल कॉज हो सकते हैं जिससे ऐसा हुआ। तो रिवर्सिबल कॉजेज में हाइपोक्सिया हो सकता है, एक्सीडेंट में काफी सारा खून बह गया, हाइपोलीमिया हो सकता है, सीने पर यदि ट्रॉमा लगा हो तो उससे कोई कार्डियक टेम्पोनेट कुछ हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ पे हो सकता है, कोई भी टॉक्सिन जहर यहाँ पे हो सकता है। तो वो सारे रिवर्सिबल कॉजेस को अपने को हटाने पड़ेंगे और वापस से यहाँ पे पल्स ब्रीदिंग देखनी पड़ेगी। 2 मिनट बाद यदि पेशेंट की पल्स ब्रीदिंग वापस आ जाती है तो इसको रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन बोलते हैं। इस केस में भी हमको पेशेंट को मॉनिटर रखना पड़ेगा, एईडी कनेक्टेड रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक पेशेंट को यदि एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। अब हम कुछ अलग सिनेरियो की बात करते हैं, जिसमें ये तो हमने देखा कि पल्स नहीं थी, ब्रीदिंग नहीं थी। अब हमारे साथ में कुछ अलग अलग सिनेरियो आएंगे, जैसे कि इस केस में यदि पेशेंट को अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट की पल्स भी है, ब्रीदिंग भी है, फिर भी ये बेहोश है, फिर भी ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे? क्या यहाँ से चले जाएंगे? नहीं, हम यहीं रुकेंगे जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आए, क्योंकि हो सकता है 2 मिनट बाद पेशेंट की पल्स बीपी गायब हो जाए, या फिर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में हो, या फिर उसने कोई ओपियोइड काफी ज्यादा ले रखा हो, उससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। एक और केस अपन देखेंगे कि यहाँ पे पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं है बट पल्स है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम केवल ब्रीदिंग देंगे। कई बार जैसे पेशेंट डूब जाते हैं, डूबने के बाद रेस्ट टू ब्रेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर हम हर 6 सेकंड में 1 ब्रीदिंग देंगे, 1 मिनट में 10 ब्रीदिंग देंगे, तो उसमें हम रेस्ट टू ब्रीथ यहाँ पे देते हैं। बट यदि ये हो कि पेशेंट का यहाँ पे ब्रीदिंग हो बट पल्स नहीं हो, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे एयरवे मेंटेन करते हैं। इसमें हेड टेल चिन लिफ्ट जो थ्रस्ट एक मैनूवर होता है, बट पेशेंट किसी हाइट से गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब नेक की जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें कोई चोट नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये मैनूवर करेंगे। इसमें आप हेड को इस तरीके से टिल्ट करेंगे, ये चिन को लिफ्ट करेंगे और जो को थ्रस्ट करेंगे, तो इस कंडीशन से जो एयरवे है वो क्लियर हो जाएगा। तो माउथ के अंदर ब्लड है, पत्थर है, कुछ भी है, आप रुमाल से उसको हटा सकते हैं, या फिर एक एंटी चोकिंग डिवाइस आती है, इसकी सहायता से जो भी मुंह के अंदर फंसा है उसको आप हटा सकते हैं। ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और ऐसी डिवाइस आप अपने घर में भी रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, ये एंटी चोकिंग डिवाइस है, जिसमें नेगेटिव प्रेशर बनता है, इसको आप लगाते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, जो भी अंदर फंसा है वो वापस आ जाता है। इसके अलावा यदि पल्स ब्रीदिंग दोनों है तो हम पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में लेटाते हैं। रिकवरी पोजीशन का क्या मीनिंग है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे कोई यहाँ पे लेटे हुए हैं तो रिकवरी पोजीशन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हमको लेटाना होता है। इस तरीके से हम लेटाएंगे ताकि जो भी पेशेंट के पेट में है वो फेफड़ों में ना जाए। तो एक बार लोग यहाँ पे लेट जाएंगे,
ये ऐसे लेटे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि ये अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, बट इनकी पल्स ब्रीथिंग है। तो हम इनको रिकवरी पोजीशन में लिटाएंगे। तो किस तरीके से रिकवरी पोजीशन में यहाँ पे लिटाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। इनका इधर वाला जो पाँव है वो ऐसे अपन मोड़ेंगे, ये वाला जो हाथ है इधर रखेंगे इधर, और इस तरीके से इनको एक तरफ लिटा देंगे। तो जो भी इनके माउथ के सिक्रेशन है, लार है, पत्थर है, जो भी है वो सब एक तरफ आता रहेगा। ये रिकवरी पोजीशन है, इसमें पेशेंट लेटा रहेगा तब तक एम्बुलेंस नहीं आए। हर 2 मिनट में आप पल्स एंड ब्रीथिंग यहाँ पे देखते रहेंगे। तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे होती है। साथ ही साथ सीन सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। यदि आप यहाँ पे जो डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, कोई डिफिब्रिलेटर यहाँ नहीं रखा हो, करंट नहीं होनी चाहिए, जगह सुरक्षित होनी चाहिए, ये सतह गीली नहीं होनी चाहिए। अब जो बड़े सेंटर है जैसे CHC है, वहाँ पर डिफिब्रिलेटर की मशीन रखी हुई है, तो वो सब आपको ऑन करके देखनी चाहिए कि वो सेल चार्ज है नहीं है। जो डिफिब्रिलेटर की मशीन होती है, एक बार की चार्जिंग से वो 300 जूल के 100 बार शॉक डिलीवर कर सकती है। वो एडवांस कार्डियक मॉनिटर भी होता है, साथ के साथ वो डिफिब्रिलेटर की तरह भी काम करता है। तो जो AED की मशीन है वो क्लेमैन के लिए है, और डिफिब्रिलेटर अपने लिए है। उससे हम जब कार्डियक इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं तो आपको बता भी देगा किस तरीके का रिदम है। साथ ही साथ हम उसको पावर ऑन करके, इसके अलावा पावर ऑन के बाद उसमें एनर्जी सेट करेंगे अप डाउन। 300 जूल देना है, जो बाईफेजिक होता है उसमें 300 जूल हम देते हैं। मशीन चार्ज होती है, चार्ज होने के बाद हम यहाँ पे पेडल कनेक्ट करते हैं। पेडल करने के बाद हम शॉक वहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से, और तुरंत शॉक के डिलीवर के बाद ही यहाँ पे CPR स्टार्ट हो जाता है। तो एडवांस मशीन होती है डिफिब्रिलेटर। मोनोफेजिक मशीन में 300 जूल दिया जाता है, बाईफेजिक में हम 200, 260, 300 इस तरीके से बढ़ते हैं। उसमें सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन का भी ऑप्शन होता है, जैसे SVT में हम 100 जूल देते हैं। तो वो सबकी जानकारी, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशनल से हैं, हमें होनी चाहिए। बट हमारे जो फील्ड वर्कर हैं उनको इस तरीके की लेमैन टर्म में इस तरीके की जानकारी होना चाहिए। कुछ नहीं करें तो यदि पेशेंट बेहोश हुआ है, तुरंत सीन सेफ्टी करें कि सीन सुरक्षित है, 108 पे फोन लगाए, 2 बार चेक करके पूछें। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंप्रेशन यहाँ पे शुरू करें, क्योंकि यही वह स्टेप है जो शुरू के 10 मिनट में जिंदगी और मृत्यु के बीच का डिफरेंस कवर कर सकती है। क्योंकि हर सेकंड यदि आप पीछे हटते हैं तो पेशेंट की जो मृत्यु है वो आगे बढ़ती है। तो माननीय CMHO साहब और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार अब तक हम सुबह 7:30 से 9 के बीच में विभिन्न महाविद्यालयों, स्कूलों, पब्लिक प्लेसेस में 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। और अपने सर का यहाँ पे लक्ष्य है कि कम से कम 50,000 बनाया जाए। अहमदाबाद में ऐसा कोई भी कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हो तो यहाँ की हर जनता एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह शुरू के 10 मिनट में CPR देकर पेशेंट को बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में प्रदान करने के लिए। आशा करता हूँ आप सब अपने जो भी स्टाफ के मेंबर्स होंगे उसको CPR के बारे में अवेयर करेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद में जो 70% ब्लॉकेज के बाद सीने में जो सिम्टम आते हैं अब 50% के बाद आ रहे हैं। 70% के बाद जो वेसल्स की मेम्ब्रेन फटती थी, पूरा ब्लॉकेज होता था, वो 50% के बाद हो रहा है। वैक्सीन का इसमें कुछ नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल का है, क्योंकि स्ट्रेस है, हम हमारे जो फूड है वो जंक फूड है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से लाइफ स्टाइल से ऐसे इंसिडेंट्स बच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ट्रेनिंग हुई है और CPR सेशन हुआ है बहुत ही अच्छा रहा है। इन दोनों ट्रेनिंग में आप कई जिंदगियां बचा सकते हैं। कई को मार्च को जो गर्भवती महिलाएं, उनके बच्चे और अपने आसपास के लोग